गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड हिज पावर। पहले वाले में हमने लोकसभा राज्यसभा करा था, तो आज आ गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, क्या क्या उनके काम होते हैं, किस तरीके से करते हैं, अगर उनको हटाना हो तो किस तरीके से हटाया जाता है, इम्पीचमेंट किस तरीके से होती है। वो सारी चीज़ें, उनके इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीजें हम आज के इस चैप्टर में करेंगे। प्रेसिडेंट एंड हिज पावर। सबसे पहले प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में पोस्ट हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो हमारे प्रेसिडेंट की होती है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव एक्शंस इम्प्लीमेंटेड बाय प्रेसिडेंट। जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूट करना मतलब इम्प्लीमेंट करना। जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो किसके द्वारा करी जाती हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, लोकसभा में बिल आया, लोकसभा से बिल पास होके राज्यसभा गया, राज्यसभा के पास देन प्रेसिडेंट के पास गया साइन के लिए। तो दैट मीन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये तो हमारे पास लॉ लेके आ रहे हैं, ठीक है, उनका काम है लेजिस्लेचर का। बट जो प्रेसिडेंट है वो हमारा जो है, जो भी ये कानून लेके आ रहे हैं उसको लागू करना है या नहीं करना, इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, वो जो काम करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं साइन करके। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्शन मेथड। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी राज्यसभा में भी करवा चुकी हूँ कि हमारे दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि हम लोग जाके उन्हें वोट नहीं देते हैं। जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। अब यहाँ पर ये बात इंक्लूड होती है कि कौन से मेंबर जो हैं, कौन से इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। फर्स्ट चीज, लोकसभा। लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे, राज्यसभा के करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है, विधानसभा जो हमारी चलती है, तो उनके मेंबर्स भी, उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसमें इन्होंने एक चीज और इंक्लूड करी है, 2 यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज है, दैट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी। इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन प्रेसिडेंट के लिए रहता है। जो यहाँ से यूनियन टेरिटरी से जो दो लोग आए हैं बन के, इन 2 यूनियन टेरिटरी से जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, तो उनको भी राइट है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का। क्योंकि इन जो यूनियन टेरिटरीज पे यहाँ पर हमारी विधानसभा होती हैं इन यूटीज में, और मैंने बोला कि आपके जो विधानसभा होते हैं उनके भी मेंबर्स जो हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही चीज है। अब ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये किसके अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्हें इंक्लूड करा गया था? अब यहाँ से आपका अमेंडमेंट का क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। These 2 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड अंडर 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये 1992 में इन्हें ऐड करा गया था कि इन लोगों का भी, ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज है, इनका पार्टिसिपेशन भी रहेगा। नो रोल ऑफ विधान परिषद। जो विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये भी हमारी स्टेट की होती है। जैसे हमारी सेंटर पे क्या होती है, सेंटर पे हमारी होती है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। तो जो हमारी स्टेट पर होती है, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद, जिसमें कि विधानसभा को अलाउड है, लेकिन जो विधान परिषद है उनको कोई अलाउड नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ नो पार्टिसिपेशन, इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एज इज 35 ईयर्स रिक्वायर्ड टू बिकम इट्स प्रेसिडेंट। अब जो 35 ईयर्स का मेंबर है वो इसे वो प्रेसिडेंट के लिए अपने आपको नॉमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये सारा मैं करा चुकी हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है। A person should not be of unsound mind and bankrupt। और जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इलेक्शंस हुए हैं आज प्रेसिडेंट के लिए, तो वो प्रेसिडेंट की सीट पे कितने टाइम पर रहेंगे, दैट इज फॉर 5 years। ओथ, ओथ मीन्स शपथ। जो हमारे प्रेसिडेंट है जब इलेक्ट होके आते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारा सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो इन्हें क्या है, शपथ दिलाते हैं। इफ इन केस सीजीआई इज एब्सेंट देन सीनियर जज विल परफॉर्म द ड्यूटी। अब ये एब्सेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट का मीनिंग ये है कि अगर मान लो आपके जो सीनियर मोस्ट जज हैं कहीं हॉलीडेज पे गए हुए हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, तो या फिर वो इल है, बीमार हैं, तो इन दैट केस जो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो जो है इन्हें ओथ दिलवाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा अलग से एक पॉइंट है इसमें, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में टोटल हमारे जो जजेस होते हैं वो 31 होते हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 30 सीनियर जजेस आते हैं और 1 जो इंक्लूड करा हुआ है इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यही हमें हमारे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। अब अगर इन केस ये इल है या ये कहीं बाहर हॉलीडेज पे गए हुए हैं, ये अवेलेबल नहीं है, या इन केस ऑफ डेथ, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा। अब जो ये 30 सीनियर जजेस है ना, इनमें सबसे ज्यादा एज का जो बंदा होगा, इनमें सबसे ज्यादा सीनियर जो होगा, वो बंदा प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको हैंड ओवर करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट आता है इनकी इम्पीचमेंट। डाउट्स अभी आपके बाद में लिए जाएंगे। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट होता है रिमूवल। अगर हमने प्रेसिडेंट को हटाना है तो हम किस केस में हटाएंगे, वो चीज दैट इज कॉल्ड impeachment. After he got selected, if he misbehaved with the constitution or violate the constitution, then 1/4 members of either house, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, will give in return to the president that we are removing you from the post. अब अगर ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिसबिहेव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी चला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनके रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उन केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं हम उनको प्लीज भाई लेट मत आया करो, जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको चैप्टर बीच में समझ में नहीं आएगा, सो काइंडली बी ऑन टाइम एवरीवन। अगर हम मिसबिहेव कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो अपनी चला रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर रहे हैं, उस केस में जो है हमारा इम्पीचमेंट होता है। अब वो होता किस तरीके से है, अगर हमें पता चल गया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो ये चीज कहाँ पर उठेगी, देखो, देन 1/4 मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस, यानी कि चाहे वो हमारी लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उनके 1/4 मेंबर्स क्या है रिटर्न में देंगे कि भैया हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है। अब नाउ प्रेसिडेंट हैव, अब ये नहीं है कि यहाँ पर 1/4 मेंबर्स ने रिटर्न में दे दिया और इंस्टेंटली उनको रिमूव कर दिया, नो। इधर प्रेसिडेंट को नोटिस जाता है 14 डेज का, उनको 14 डेज का टाइम दिया जाता है कि भैया ये चीज सामने आ रही है, आपको हटाने की बात करी जा रही है बिकॉज ऑफ योर मिसबिहेवियर विद कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो बंदा अपने आप को प्रूव कर पाता है, वो प्रेसिडेंट प्रूव कर पाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, तो फिर तो ठीक है। अगर इफ ही इज अनेबल टू प्रूव हिज पॉइंट, अगर वो
सक्षम नहीं है अपने पॉइंट को प्रूव करने में, तो क्या होगा, फिर वो बिल कहाँ पर आएगा, लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा। अब यहाँ पर कितनी मेजोरिटी चाहिए होगी, 2/3, 2/3 आपकी लोकसभा से, देन राज्यसभा से। दोनों ही केसेस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी बेटा, कि मैम ये यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ 1/4 है। यहाँ 1/4 में क्या है, प्रस्ताव रखा जा रहा है, प्रपोजल रखा जा रहा है कि 1/4 मेंबर्स द्वारा कि प्रेसिडेंट का काम हमें पसंद नहीं आ रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। पहला स्टेप आपका ये होगा, ये स्टेप कंसिडर हो गया, यानी कि वो अपने पॉइंट को अप्रूव नहीं कर पाए। 14 डेज का टाइम देने के बाद जो प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि भाई आप अपना हमें पॉइंट ऑफ व्यू दे देना, ठीक है, अनेबल टू प्रूव। फिर सेकंड प्रोसेस आपका ये आता है, एंड देन थर्ड में क्या होता है, फिर रिमूव उन्हें कर दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है पावर्स। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि डायग्राम में जो हमारे पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, पार्डनिंग पावर्स। इन केस में इनका क्या क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनको क्या दी जाती हैं, ठीक है, मिलिट्री पावर्स इनको किस तरीके से ये ले सकते हैं, देन डिप्लोमेटिक कैसे हैं, डिप्लोमेटिक मींस आपकी जो एम्बेसीज होती हैं वो किस तरीके से, कौन उनको रिसीव कौन करेगा, हमारे इंडिया से बाहर कौन जाएगा एग्रीमेंट करने के लिए, अगर बाहर से कोई एम्बेसी आ रहा है, यूएस एम्बेसडर आ रहा है तो उनको रिसीव कौन करेगा। तो ये सारे किनके डिसीजंस होते हैं, दैट कम्स अंडर योर डिप्लोमेटिक। लेजिस्लेटिव, कानून कौन बनाएगा, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट, वो सारा हमारा लेजिस्लेटिव में आता है। इमरजेंसी, आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे देश में जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। देन लास्ट हमारा आता है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में ये होता है कि किसकी सजा को माफ करना है, किसकी सजा को कम करना है, वो राइट भी हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास होता है। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज पावर्स। सबसे पहले हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, दिस वी ऑल नो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ये किन किन को अपॉइंट करते हैं, पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर डिफरेंस को समझना, नॉमिनेट कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट के गवर्नर है, अगेन उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। सीजीआई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको भी अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। देन हमारा आता है इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, अगेन हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, अगेन हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं फाइनेंस कमीशन को। जो भी टैक्सेशन, अब हमारा फाइनेंस कमीशन में होता क्या है, जो भी हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें होती है, टैक्सेशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर एंड स्टेट में, ये हमारा फाइनेंस कमीशन के अंडर होता है। और जो इनके हेड होते हैं इनको अपॉइंटमेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे कंट्री की, फॉर एग्जांपल बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी अपना एजीआई खुद चूज करता है, वो खुद बनाता है। जो भी गवर्नमेंट रूलिंग में होती है, हर गवर्नमेंट का अपना एजीआई होता है। फॉर एग्जांपल अगर सरकार हमारी बदल रही है, बीजेपी से कांग्रेस हो रही है, तो जो बीजेपी के राज में एजीआई थे उसको हटा दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो कांग्रेस अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चूज करेगी। हमारे गवर्नमेंट के जितने भी लॉ से रिलेटेड काम है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट आता है मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी के जो हमारे मेंबर्स होते हैं इनके अपॉइंटमेंट भी हमारे
प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये वो लोग हैं जो हमारी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। कोई भी स्कैम वगैरह होता है, एक कमेटी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट कमेटी। उनको ये रिपोर्ट्स सौंपते हैं और फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या पता चलता है कि जितने भी स्कैम हुए ना वो अंडर दिस रिपोर्ट रिवील होते हैं। सो ये काम हमारा किसका होता है, ये ऑडिटिंग का काम करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन सी होती है, लास्ट अपॉइंटमेंट नेशनल कमीशन। जितनी भी नेशनल कमीशन हैं जो कि हमारी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से हैं, और जो हमारी वुमेन से रिलेटेड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड है, इनके जितने भी जो चेयरमैन बनते हैं इनकी अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है मिलिट्री पावर्स। अब मिलिट्री पावर्स में प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस मींस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये है प्रेसिडेंट। बट आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी जी टेन्योर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अब एक सीडीएस अपॉइंट कर दिया है, चीफ डिफेंस सिस्टम। ये पर्सन जो हैं इन तीनों को हेड करेंगे। एक पर्सन इन्होंने अपॉइंट करा है, एक पोस्ट निकाली है, दैट इज चीफ डिफेंस स्टाफ या सिस्टम। इन दैट उसमें उस पर्सन को अपॉइंट करा गया है, वो जो है इन तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है इनके ऊपर एक हेड बना दिए गए हैं ड्यूरिंग मोदी जी टेन्योर। ये लास्ट ईयर इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और इस ईयर बन भी गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस फोर्सेस। प्रेसिडेंट कैन रेज फंड विद द हेल्प ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी हेल्प से, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वन एंड द सेम थिंग। यूनियन इसलिए लिखा गया है कि ये सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो उनकी बात करी गया। अब डिफेंस फोर्सेस पे कितना भी एक्सपेंडिचर करना हो उसके लिए जो फंड्स रेज कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट। ये अथॉरिटी भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। बट इसमें ये किसकी एडवाइस लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में हमारा आता है एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स में क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन सेंड एंड रिसीव द सेम फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो हमारे यहाँ से जितने भी एम्बेसडर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनको भेजने का काम कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और बाहर से दूसरी कंट्री के अगर एम्बेसडर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो उनको रिसीव करने का काम भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। दिस कम्स अंडर योर डिप्लोमेटिक पावर्स। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जितने भी समझौते होते हैं, इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, आपके प्रेसिडेंट हैज authority to do this with the help of Union Council of Ministers and after that he took final decision। जितने भी हमारे इंटरनेशनल हम एग्रीमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं करने के लिए, ठीक है, कुछ भी डील साइन करनी हो किसी भी कंट्री के साथ, चाहे वो यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपने देखा होगा कि फॉरेन टूर्स पे जाते हैं तो उनकी जो फाइनल नोट है, जो फाइनल डिसीजन कौन लेता है, वो हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं। किनकी हेल्प से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसने चूज करे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने। क्योंकि जो गवर्नमेंट चल रही है तो उनके हिसाब से भी प्रेसिडेंट को चलना पड़ता है, इसलिए उनकी एडवाइस इनको लेनी पड़ती है। बट जो फाइनल डिसीजन हमारा जो रहेगा कि इस कंट्री के साथ साइन करना है या नहीं करना, इस डील पे साइन करना है या नहीं करना है, ये फाइनली जो होता है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ये हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स आ गई। नेक्स्ट हमारी आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है, पहले सेशंस। अब सेशंस को टू सेंड समन
प्रोरोगेशन मैं बता चुकी हूँ आपको, एंडिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। समन का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन केस ऑफ जॉइंट सीटिंग की बुलाता कौन है जॉइंट सीटिंग? प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन मींस स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द सेशन कौन करता है? बिगिनिंग एंड एंडिंग कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है डिसॉल्व। ये भी हम कर चुके हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि लोकसभा हमारी डिसॉल्व होती है तो इसका भी जो डिसीजन कौन लेता है? हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं। तो वही चीज इन्होंने बताई हुई है कि सेशन से रिलेटेड किन किन चीजों पे इनकी पावर्स है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्शन। आफ्टर द इलेक्शन इन द फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट केम टू मीट देम। जब भी हमारी कोई भी इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस के बाद जो हमारा पहला सेशन होता है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट उस सेशन में, फर्स्ट सेशन में विजिट करते हैं, उन सारे के सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उस सेशन को इनिशिएट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ही हैज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द सेशन। नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट सीटिंग। चेयरमैन ऑफ जॉइंट सीटिंग कौन है? लोकसभा स्पीकर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन तो कॉल जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग को कौन बुलाएगा? दैट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का काम होता है उनको बुलाने का। नेक्स्ट आता है जो राज्यसभा में हमने करा था कि जो 12 मेंबर्स हैं वो किनके द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं? ये भी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। अब ये जो 12 मेंबर्स हैं कौन सी कैटेगरी से आएंगे? क्लास। क्लास में जिसमें कि हमारा सी का मतलब कुछ भी नहीं होता, एल स्टैंड्स फॉर लिटरेचर, ए स्टैंड्स फॉर आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, एस स्टैंड्स फॉर सोशल सर्विस एंड देन एस स्टैंड्स फॉर साइंस। एक साइंस और दूसरा सोशल सर्विस। नेक्स्ट हमारा आता है लोकसभा में हमने करा था कि 2 एंग्लो इंडियंस, वो 2 एंग्लो इंडियंस भी अगेन किसके द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे आपके इस चैप्टर में इंक्लूड हो गए। बिल इनटू एक्ट, सिंपल, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन हमारे आते हैं प्रेसिडेंट। जब भी कोई बिल आता है सबसे पहले हमारा लोकसभा में आता है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा। अब राज्यसभा उस बिल को आगे प्रेसिडेंट के पास देती है। अब ये जो बिल है एक्ट में कब चेंज होता है? जब यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसको साइन कर देंगे तो जो हमारा बिल है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्ट। वो हमारा एक्ट बन जाएगा। If bill passes from Lok Sabha and Rajya Sabha, then signing authority comes to president. If president sign this, then this bill will become an act. तो वो बिल जो है हमारा एक्ट बन जाएगा। Till here, प्रेसिडेंट तक पहुंचने में वो हमारा सिर्फ एक बिल ही है। प्रेसिडेंट भी अभी उसको रीड आउट कर रहे हैं तो वो बिल ही है, अनटिल और अनलेस वो उसको साइन नहीं कर दे। साइन कर देंगे तो फिर वो हमारा लागू हो जाएगा, फिर वो हमारा एक्ट बन जाएगा। दिस कम्स अंडर योर लेजिस्लेटिव पावर। सेशंस आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, जॉइंट सीटिंग आती है, देन राज्यसभा के मेंबर्स की नॉमिनेशन आती है, देन एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन आती है लोकसभा में, और जो हमारा बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमारी आती है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टी जो है हमारी रूलिंग पार्टी है, उनके ऊपर डिसीजन लेने का हक किसको है? हमारे प्रेसिडेंट को है। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 123। ये आर्टिकल 123 में आता है हमारा। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन देन प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। जब हमारे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं, वो मैंने बताया था कि हमारे पार्लियामेंट कब सेशन में नहीं होता? BMW से, बजट, मॉनसून और हमारा विंटर सेशन। जब ड्यूरिंग दैट कोर्स मैंने आपको बताया था कि जब हॉलीडेज पे होते हैं, सेशन में नहीं होता, तो उस टाइम पर क्या है, प्रेसिडेंट को अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू करना है तो वो इशू कर सकता है। कोई भी रूल इंस्टेंट लाना पड़े देश के लिए तो वो लेके आ सकते हैं, उनको ये पावर है। अंडर दिस एग्जीक्यूटिव पावर कम्स अंडर प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव मीन्स
इम्प्लीमेंटिंग पावर, वो डायरेक्ट उस लॉ को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट कैन एग्जीक्यूट लॉ फॉर 6 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, अब पार्लियामेंट हमारी सेशन में नहीं है और उनको इंस्टेंटली कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है देश के लिए, या कोई इमरजेंसी लग गई है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो लॉ है वो वैलिड होगा आपका 6 मंथ तक। प्रेसिडेंट क्योंकि एकदम किसी से भी परमिशन से नहीं हो रहा है, वो इंस्टेंट लिए जा रहा है डिसीजन, तो वो 6 मंथ्स के लिए वो जो है आपका लॉ जो है वो ऑर्डिनेंस जो है 6 मंथ्स के लिए लागू होगा। इफ इन केस लोकसभा एंड राज्यसभा लाइक दिस लॉ, अब 6 मंथ के जैसे ही कंप्लीट होते हैं, 6 मंथ के बाद अब लोकसभा के मेंबर्स को लग रहा है कि नहीं, ये लॉ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी तो ये फॉर ए टेम्परेरी नोट पे मतलब प्रेसिडेंट को लगाना पड़ा, अगर ये मतलब अच्छा है हमारे देश के लिए, भलाई के लिए है, या फिर ये हमारे इंडियन सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए है, या इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फायदा मिलेगा, तो क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, इसको पास करेगी विद इन 6 वीक। इसी बिल को वो जो है 6 वीक में अपने पार्लियामेंट में पास करेगी बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। तो विद इन 6 वीक वो पास होके तो वो फॉर एवर के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी हमारी कौन कौन सी होती है? नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे आर्टिकल 352 के अंडर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है वो हमारी आर्टिकल 356 के अंडर लगती है। जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360। लर्न करने का तरीका क्या है? 4 का गैप है, 352 से 356, 356 से सीधा 360, डायरेक्ट 4 का गैप है। अब आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के कारण क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको पहले करवा चुकी हूँ, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस करते हैं एंड देन फिर वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल देन फाइनेंशियल। अब टू इम्प्लीमेंट नेशनल इमरजेंसी बिल हैज टू पास फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इन 1 मंथ। यानी कि अगर हमने नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करना है तो उस बिल को क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा से पास करना होगा इन 1 मंथ। विद इन अ मंथ ये बिल पास हो जाना चाहिए और हमारी जो है इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो हमारी नेशनल इमरजेंसी जब लगाते हैं प्रेसिडेंट, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? फॉर 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स में भी सॉल्यूशन नहीं निकला तो वो अनदर 6 मंथ तक लगाते हैं। देन उस 6 मंथ्स में भी नहीं सिचुएशन हमारे देश में ठीक हुई तो अनदर 6 मंथ। तो ये जो प्रोसेस है ये कब तक चल सकता है? अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक कि हमारे देश में वो सिचुएशन सही नहीं हो जाए तब तक हमारी जो है ये इमरजेंसी जो है लगती रहेगी। नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड 3 टाइम। अब नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी कितनी बार लगी है? 3 टाइम्स। कब? 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर थी, 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस कब लगी थी? उस टाइम पे हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो प्रेसिडेंट थी। तो इन्हीं का ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इंदिरा गांधी मेंशन करा है। नेक्स्ट आता है, और मैंने इमरजेंसी में आपको टेन्योर बता दिया था कि जो हमारा टेन्योर है लोकसभा का 5 to 6 होता है। बट ये चीज कब इम्प्लीमेंट हुई थी? अभी तक जो 1975 की नेशनल इमरजेंसी थी उस टाइम पे जो है लोकसभा का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया था 5 से 6 साल। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है ये हमारी स्टेट पे लगती है। नेशनल इमरजेंसी मींस ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हमारी स्टेट में। अब स्टेट में ये इमरजेंसी कैसे लगती है?
गवर्नर रिवील दैट स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे हर स्टेट में जो है गवर्नर काम करता है, गवर्नर हेड होता है, सीएम के ऊपर कौन होता है, गवर्नर होता है। जैसे हमारे देश में इंडिया में कौन होता है, प्रेसिडेंट हेड होते हैं और फिर पीएम उनके नीचे। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे हमारे सीएम होते हैं, सीएम के ऊपर गवर्नर होते हैं। अब अगर गवर्नर को लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा में जो काम है, हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, वहां पर काम अच्छे से नहीं हो रहा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके करा जा रहा है। तो ये जो सारी बातें कौन है, हमारे जो गवर्नर जो हैं प्रेसिडेंट को बताएंगे, प्रेसिडेंट तक ये बातें पहुंचेंगी और ये कौन पहुंचाएंगे, गवर्नर। एंड देन उस अकॉर्डिंग फिर हमारे में क्या है, उस स्टेट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाएगी। फिर हमारा प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो उस प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि आपका जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। बट ये काम करता कौन है, गवर्नर उन तक बातें पहुंचाता है, किन तक, प्रेसिडेंट तक। देन हमारा प्रेसिडेंट रूल। अब ये जो हमारी इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, ये कितने मंथ्स के लिए होती है, सबसे पहले ये 6 मंथ्स के लिए लगेगी, 6 मंथ्स में नहीं ठीक हुआ, देन अनदर 6 मंथ्स। अब ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, टिल 3 इयर्स मैक्सिमम जो है आपकी किसी भी स्टेट में जो है इमरजेंसी मैक्सिमम 3 इयर्स तक लग सकती है, ठीक है। इस केस में हमारा जो नेशनल इमरजेंसी के केस में था अनलिमिटेड टाइम, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के केस में कब तक है, मैक्सिमम 3 इयर्स। अब जिस तरीके से हमारी नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है, उसी तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है ये अभी तक नहीं लगाई गई है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाटा नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। व्हेन वी हैव नो फंड्स देन दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी इंप्लीमेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब होती है जब हमारा देश बहुत ही गरीबी से गुजर रहा हो, जब हमारे देश के पास फंड्स खत्म हो जाए, जब हमारे देश में रिसेशन का पीरियड आ जाए, उस केस में हमारी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगानी है तो वो किस तरीके से लगेगी, 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स, यहाँ ठीक नहीं हुआ तो अनदर 6 मंथ्स, देन यहाँ 6 मंथ ठीक नहीं, अनदर। ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता जाएगा, अनलिमिटेड, जब तक कि हमारा जो देश है एक अच्छी साउंड पोजीशन में नहीं आ जाए, तब तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। अब अभी तक ये जितनी भी इमरजेंसीज हैं, चाहे हमारी नेशनल इमरजेंसी है, चाहे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी इकलौती ऐसी है जो आज तक कभी भी हमारे देश में नहीं लगी, कभी भी इसको नहीं ऐसी नौबत नहीं आई हमारे देश में कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़े। लास्ट हमारी आती है पार्डनिंग पावर्स। पार्डनिंग पावर्स में क्या होता है, पार्डन, पहली चीज पार्डन, वेयर प्रेसिडेंट कंप्लीटली फॉर गिवन द प्रिजनर, यानी कि यहाँ पर जो है प्रिजनर है उसको कंप्लीटली उसकी सारी की सारी सजा जो है माफ कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है, और ये किस बेसिस पे होता है, फॉर एग्जांपल अब वो जेल में रह रहा है, उसका कंडक्ट अच्छा है, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है और प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं इसकी सजा को माफ कर देना चाहिए, तो वो इस केस में क्या होता है, कंप्लीटली उसको फॉरगिव कर देता है। डिपेंड करता है कि इस प्रिजनर की सजा क्या है, इसको किस कारण इसको जेल में डाला गया था, ये फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पार्डनिंग पावर में कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, वेयर डेथ सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू इम्प्रिजनमेंट, जहां पर कि हमारी डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस दे दिया गया है उस प्रिजनर को, बट उसको हम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसको डेथ सेंटेंस फॉरएवर होगी और इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करके जैसे कि 2 इयर्स, अब आपकी सजा सिर्फ 2 इयर्स के लिए रहेगी। सजा को इसमें क्या होता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है डेथ सेंटेंस को इम्प्रिजनमेंट में। नेक्स्ट हमारा आता है रिमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये पूछी गई है एग्जाम में बहुत बारी। If a prisoner is convicted for 2 years,
अगर ये 2 इयर्स के लिए कन्विक्ट करा गया है कोई भी प्रिजनर, देन प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस टू 1 ईयर। इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट 1 ईयर के लिए कर देगा। कोई भी प्रिजनर 2 साल के लिए उसको जेल में डाला गया है तो उसकी वो 1 ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। ये राइट हमारे प्रेसिडेंट के पास है। देन नेक्स्ट, रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ पेनल्टी। उस पे पेनल्टी लगाने की बजाय, जुर्माना लगाने की बजाय वो क्या करेंगे, उनकी सेंटेंस को जो है वो कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनका क्या है, जो सेंटेंस पीरियड है वो कम कर दिया जाएगा। वुमेन ऑफेंडर्स के कारण जितने भी हमारे वुमेन प्रिजनर्स हैं, उस केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो उनका सेंटेंस है वो कम कर दिया जाता है। रिप्राइव, स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन। जो हमारे रिप्राइव में है जो है स्टे लगा दिया जाता है इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।